चलो भाई, टुडे वी आर स्टार्टिंग विद ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, ये हमारा लास्ट पोर्शन है केमिस्ट्री का। एक्चुअली हमारी जो केमिस्ट्री है, आप कोई भी केमिस्ट्री पढ़ो या ओ लेवल की पढ़ो या ए लेवल की पढ़ो, सारी केमिस्ट्री हमेशा ना 3 पोर्शंस में डिवाइडेड होती है। फिजिकल केमिस्ट्री, जिसमें हमने वाले चैप्टर्स पढ़े थे, एटॉमिक स्ट्रक्चर, बॉन्डिंग, मोल्स, स्टेट्स ऑफ मैटर और इलेक्ट्रोलिसिस, रेट ऑफ रिएक्शन। इसी तरह फिर हमारी एक केमिस्ट्री होती है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसमें हमने रिवर्सिबल रिएक्शन अमोनिया एंड सल्फ्यूरिक एसिड देखा और एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स देखा था, टेस्ट फॉर आयंस देखा था। इसी तरह जो लास्ट सेक्शन होता है केमिस्ट्री का, वो होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बेसिकली जो हमारे पास नेचुरली अकरिंग कंपाउंड्स होते हैं, उनकी स्टडी को हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं, क्योंकि उनको हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहते हैं। यूजुअली नेचुरली अकरिंग कंपाउंड्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, लेकिन हम आर्टिफिशियली भी ऑब्वियसली बहुत सारे बना रहे होते हैं। अब हर ऑर्गेनिक कंपाउंड में ना दो एलिमेंट्स बहुत कॉमनली यूज हो रहे होते हैं। एक होता है कार्बन और एक होता है हाइड्रोजन। अब ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मोस्टली हमें कहाँ मिलते हैं? लिविंग ऑर्गेनिजम्स में, लाइक ह्यूमंस हो गए, प्लांट्स हो गए, एनिमल्स हो गए। इसी तरह जो हमारे फ्यूल्स है ना, जो क्रूड ऑयल निकलता है जमीन से, उसमें भी हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ही होते हैं। इसलिए ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो पढ़ना हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अराउंड मोर देन 10,000 ऑर्गेनिक कंपाउंड्स अब तक हम डिस्कवर कर चुके हैं और आगे भी डिस्कवर होते जा रहे हैं। तो इसलिए इनकी स्टडी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। हर ऑर्गेनिक कंपाउंड में हमारे पास हाइड्रोकार्बन मॉलिक्यूल जरूर होते हैं। अब हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं, पहले इसकी डेफिनेशन लिख लो। इसके नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें दो तरह के एलिमेंट्स है, हाइड्रोजन एंड कार्बन। तो हाइड्रोकार्बन की डेफिनेशन ये होती है, कंपाउंड्स कंटेनिंग कार्बन एंड हाइड्रोजन एलिमेंट्स ओनली। कंपाउंड्स containing carbon and hydrogen elements। अच्छा, अगर आप लोगों के पास इस वक्त कॉपी या नोटबुक नहीं है ना, तो आई वुड रिकमेंड कि जाके जरा अपनी एक नोटबुक और एक पेन लेकर आ जाओ। आपको लिखना है आज की क्लास में, क्योंकि साथ साथ इसके हमें कुछ स्ट्रक्चर्स बनाने होते हैं और वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं स्ट्रक्चर्स बनाना। अगर स्ट्रक्चर्स नहीं बनाओगे साथ साथ, तो आपकी प्रैक्टिस नहीं होगी। ठीक है, तो जरा जल्दी से मैं 1 मिनट दे रहा हूँ आपको, भाग के जाओ और नोटबुक और पेन ले आओ जिनके पास नहीं है। सबके पास है? जल्दी से ले आओ, कोई मसला नहीं है। चलो कंटिन्यू कर रहे हैं। हाइड्रोकार्बन्स, कंपाउंड्स कंटेनिंग कार्बन एंड हाइड्रोजन एलिमेंट्स ओनली। मतलब सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन एलिमेंट जिन कंपाउंड्स में होते हैं, उनको हम हाइड्रोकार्बन कहते हैं। अब देखो, इसमें कार्बन को आप बहुत अच्छी तरह से जानते हो, पूरा कोर्स में आपने कार्बन को बहुत जगह पे देखा है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे ज्यादा आपको कार्बन ही दिखेगा। तो अगर जरा हम केमिस्ट्री ऑफ कार्बन को रिकॉल करें, तो कार्बन जो है हमारे पास ग्रुप 4 का एलिमेंट है, जो कि एक नॉन मेटल है। ठीक है, ग्रुप 4 में है एंड कार्बन इज अ नॉन मेटल। ठीक है, ये आप बहुत अच्छी तरह से जानते हो। अच्छा, कार्बन का जो एटॉमिक नंबर है वो होता है 6। इट मींस कार्बन एटम है 6 इलेक्ट्रॉन्स। फर्स्ट शेल में इसके 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे और सेकंड शेल में इसके 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। दैट्स व्हाई इट इज इन ग्रुप 4। अच्छा, कार्बन के वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और कार्बन जब भी बॉन्डिंग करता है तो वो कोवेलेंट बॉन्डिंग करता है। और कार्बन कितने कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है? कार्बन जो है वो 4 कोवेलेंट बॉन्ड्स बनाता है, क्योंकि वो ग्रुप 4 में है और उसके वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स ऑलरेडी हैं। इट नीड्स 4 मोर इलेक्ट्रॉन्स। तो कार्बन हमेशा 4 कोवेलेंट बॉन्ड्स बनाएगा। ठीक है, ये बात भी आपको याद रखनी है कार्बन के बारे में। इसके अलावा दूसरा जो एलिमेंट है हाइड्रोकार्बन में, वो है हाइड्रोजन। अब हाइड्रोजन तो बेचारा बड़ा सिंपल सा हमारा एलिमेंट है, उसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। और हाइड्रोजन भी जो है वो हमेशा कोवलेंट बॉन्डिंग करता है। हाइड्रोजन भी नॉन मेटल है और वो एक ही कोवलेंट बॉन्ड बनाता है। ठीक है, तो हाइड्रोजन के बारे में आपको अच्छे से पता है कि हाइड्रोजन इज ऑल्सो अ नॉन मेटल। हाइड्रोजन का अगर हम अटोमिक नंबर देखते हैं, तो अटोमिक नंबर ऑफ हाइड्रोजन इज 1। इसके वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है और हाइड्रोजन भी हमेशा कोवलेंट बॉन्डिंग करेगा। एंड हाइड्रोजन एटम्स मेक ओनली 1 कोवलेंट बॉन्ड।
हाइड्रोजन एटम एक से ज्यादा कोवलेंट बॉन्ड नहीं बना सकता। ठीक है, इसी तरह कार्बन एटम जो है वो 4 कोवलेंट बॉन्ड्स बनाएगा हमेशा, ना तो 4 से ज्यादा होंगे ना 4 से कम होंगे, ये भी याद रखना। एक्सेप्ट फॉर ग्रेफाइट जो हमने ऑलरेडी बॉन्डिंग में पढ़ा हुआ है, उसमें कार्बन एटम जो है वो 3 कोवलेंट बॉन्ड्स बनाता है, लेकिन बाकी जितने भी कंपाउंड्स हैं उसमें कार्बन हमेशा 4 कोवलेंट बॉन्ड्स बना रहा होता है। सही है। अब जब हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ेंगे तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं हमने ना इसको कैटेगराइज किया हुआ है डिफरेंट फैमिलीज में। ठीक है, तो अगर हम कैटेगराइजेशन की बात करें तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज कैटेगराइज्ड इनटू डिफरेंट फैमिलीज। और वो जो डिफरेंट फैमिलीज हैं उनके अगर मैं आपको नाम बताऊं तो उन्हीं पे सारे चैप्टर्स बन जाएंगे हमारे पास। सबसे पहली फैमिली जो हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे एल्केन्स की। सेकंड हमारे पास एल्कीन्स। अब इनके जो नाम है वो थोड़े से डिफरेंट हैं, इस तरह के नाम आपने पहले केमिस्ट्री में पढ़े नहीं है। एल्केन्स एंड एल्कीन्स, देखो डिफरेंस है स्पेलिंग में, ANES है एल्केन्स और ENES है एल्कीन्स। इसी तरह फिर हमारे पास एक और फैमिली आएगी जिसका नाम होता है एल्कोहल्स। एक और फैमिली है फिर कार्बोक्सिलिक एसिड। एक फैमिली होती है हमारे पास एस्टर्स की। अब ये एस्टर्स जो है वो फुल डिटेल में एज अ फैमिली नहीं पढ़ेंगे, लेकिन इसका जो बॉन्डिंग, इसका जो फॉर्मूला होता है वो हमें पढ़ना है। फिर हमारे पास कुछ अमाइड्स, एक फैमिली है अमाइड्स की, वो भी आएगी, लेकिन सिर्फ फॉर्मूला वाइज पढ़ेंगे पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, इसको अलग से पूरा चैप्टर नहीं है इस पे। अलग से जो चैप्टर्स हमारे पास बने हुए हैं वो एल्केन्स पे है, एल्कीन्स पे है, कार्बोक्सिलिक एसिड्स पे और अल्कोहल्स पे है। और फिर हम एक चैप्टर पढ़ेंगे मैक्रोमोलिक्यूल्स या पॉलीमराइजेशन। ठीक है, वो हमारा लास्ट चैप्टर होगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। आज की क्लास हम लोग स्टार्ट करेंगे एल्केन से। कितना ऊपर करूं हसन? स्टार्ट से? स्टार्ट तो यहाँ से किया, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का स्टार्ट कह रहे हो ना? चलो भाई, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का हम लोग फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, डेट इज एल्केन्स। एल्केन्स हमारे पास बेसिकली हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, और एल्केन्स आर दोस हाइड्रोकार्बन्स दैट कंटेन्स कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड। ये सारे हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, मतलब इनमें कार्बन और हाइड्रोजन एलिमेंट्स होते हैं, और कार्बन कार्बन एलिमेंट के बीच में जो कार्बन कार्बन एटम्स होंगे इनके बीच में हमेशा सिंगल बॉन्ड होगा। कार्बन कार्बन, दे कंटेन कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड। मतलब दो कार्बन एटम्स के बीच में डबल बॉन्ड भी हो सकता है, ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकता है, लेकिन अल्केन्स वो वाले हाइड्रोकार्बन्स होते हैं जिनमें दो कार्बन के बीच में सिर्फ एक बॉन्ड होता है, जिसको हम कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड कहते हैं। ठीक है, अल्केन्स को हम लोग सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स भी कहते हैं। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स वो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं जिनके बीच में कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होता है, तो अल्केन्स आर आल्सो नोन एज सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। देखो, जैसे आपकी काउंटिंग होती है ना, अगर मैं आपको कहूँ कि वन को उर्दू में क्या कहते हैं, तो वन इज एक इन उर्दू। मतलब हर लैंग्वेज की अपनी एक काउंटिंग होती है। इसी तरह ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की भी ना अपनी एक काउंटिंग है। तो वो जो काउंटिंग ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है वो डिपेंड करती है ऑन द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। काउंटिंग ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री on the basis of number of carbon atoms। अगर किसी कंपाउंड में हमारे पास एक कार्बन एटम है, ठीक है, लेट्स से इफ वी हैव वन कार्बन एटम,
तो उस कंपाउंड के नाम में ना हमेशा मैथ आता है, METH, मैथ। इसको मीथ भी कहते हैं, मैथ भी कहते हैं। ये बड़ा फेमस है आप लोगों में। वो जो एक सीजन था हमारे पास ब्रेकिंग बैड का, उसमें मेटाफिटामीन था। तो वो जो मेटाफिटामीन स्टार्ट होता है वो मैथ से स्टार्ट होता है, मतलब उसमें एक कार्बन एटम होता है। अगर किसी कंपाउंड में दो कार्बन एटम है तो उसको हम कहते हैं ईथ। अगर इफ यू हैव थ्री कार्बन एटम्स तो उसको हम कहते हैं प्रोप, PROP, प्रोप। इफ एनी ऑर्गेनिक कंपाउंड हैज फोर कार्बन एटम्स तो उसको हम कहते हैं ब्यूट। इफ एनी ऑर्गेनिक कंपाउंड हैज फाइव कार्बन एटम्स तो उसको हम कहते हैं पेंट। इफ एनी ऑर्गेनिक कंपाउंड हैज सिक्स कार्बन एटम्स तो सिक्स साइडेड फिगर जैसे हेक्सागोन होती है ना, तो उसको हम कहते हैं हेक्स। इफ एनी ऑर्गेनिक कंपाउंड हैज सेवन कार्बन एटम्स तो उसको हम कहते हैं हैप, जैसे हेप्टागोन होता है ना, सेवन साइडेड फिगर्स। इफ एनी कंपाउंड हैज एट कार्बन एटम दिस इज नोन एज ऑक्ट, जैसे ऑक्टागोन होता है या ऑक्टोपस होता है एट साइडेड, इसी तरह ऑक्ट। लेकिन आपको जो है ना याद होना चाहिए पेंट तक। ये मैंने एक्स्ट्रा आपको बता दिया है, लेकिन आपको याद कहाँ तक रखना है, पेंट तक। वन कार्बन एटम को मैथ कहेंगे या मीथ कहेंगे, टू कार्बन एटम को ईथ, थ्री कार्बन एटम्स प्रोप, फोर कार्बन एटम्स ब्यूट एंड फाइव कार्बन एटम्स पेंट। आगे मैंने एक्स्ट्रा बता दिए, ये जहन में रख लेना, लेकिन याद आपको फाइव तक होने चाहिए। ठीक है भाई, आगे बढ़े। अच्छा, अब हमारे पास जो एल्केन्स हैं, मैं आपको अगर पहले एल्केन का नाम बताऊं ना तो वो होता है मीथ। और इसका जो फैमिली नेम है ना एल्केन का, फैमिली नेम क्या है एल्केन का, वो होता है एन, ANEN। इसको हम कहते हैं एल्केन्स का फैमिली नेम या सर नेम। तो अगर हम मीथ के साथ एन लगा दें तो ये बन जाएगा नाम पहले एल्केन का मीथेन, जिसमें कितने कार्बन एटम्स होते हैं, वन कार्बन एटम। अच्छा, ये हाइड्रोकार्बन है तो कार्बन के साथ बाकी क्या होंगे, हाइड्रोजन होंगे। अब अगर इफ यू हैव वन कार्बन एटम्स तो इन ऑर्डर टू मेक फोर कोवेलेंट बॉन्ड्स ऑफ वन कार्बन एटम वी हैव टू ऐड हाउ मेनी हाइड्रोजन्स टू इट, फोर हाइड्रोजन एटम्स। कभी तो जब तो कार्बन के चार बॉन्ड बनेंगे, क्योंकि हाइड्रोजन तो है वो सिंगल बॉन्ड बनाता है। तो एक हाइड्रोजन ने एक बॉन्ड बना लिया तो कार्बन के तो चार बॉन्ड नहीं होंगे, तो हमें एक कार्बन के साथ चार हाइड्रोजन लगाने पड़ जाएंगे इस फॉर्मूला को पूरा करने के लिए। इसी तरह अगर हम सेकेंड एल्केन की बात करें तो सेकेंड एल्केन में, मतलब सेकेंड एल्केन क्या मतलब, इफ वी हैव टू कार्बन एटम्स तो टू कार्बन एटम्स वाले एल्केन को हम कहेंगे ईथ। और क्योंकि वो एल्केन है तो ईथ के साथ उसका फैमिली नेम आ जाएगा जो कि होता है एन, तो दैट इज इथेन। अब इसमें वी हैव टू कार्बन एटम्स, और कंडीशन क्या है एल्केन होने की, कि कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होना जरूरी है। अब अगर हमारे पास ये दो कार्बन एटम है तो फर्स्ट वाले कार्बन एटम का एक बॉन्ड राइट वाले कार्बन के साथ बना हुआ है। कार्बन ने कितने बॉन्ड बनाने हैं, फोर कोवलेंट बॉन्ड्स, तो बाकी के थ्री कोवलेंट बॉन्ड्स किस तरह से पूरे होंगे, इसके साथ फर्स्ट कार्बन एटम के साथ तीन हाइड्रोजन लगे हुए होंगे सिंगल बॉन्ड बना के। इस तरह से पहले वाले कार्बन के चार कोवलेंट बॉन्ड बने हुए होंगे। अब जो हमारे पास सेकंड कार्बन एटम है ना, उसका लेफ्ट वाले कार्बन के साथ एक बॉन्ड बना हुआ है ऑलरेडी, राइट। तो इसके भी फोर कोवलेंट बॉन्ड्स पूरे करने हैं, तो बाकी फोर कोवलेंट बॉन्ड्स कैसे पूरे होंगे, बाकी इसके साथ थ्री हाइड्रोजन एटम्स बॉन्डेड होंगे, कोवलेंटली बॉन्डेड। तो ये जो है हमारा इथेन बन जाएगा। अब अगर हम इनके फॉर्मूला देखें तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मीथेन का क्या होगा, इसमें वी हैव वन कार्बन एटम एंड फोर हाइड्रोजन एटम। बट फॉर इथेन हमारे पास मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा, वी हैव टू कार्बन एटम्स और टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स कितने हैं इसमें, फर्स्ट कार्बन के साथ वी हैव थ्री हाइड्रोजन एटम्स, वन टू एंड थ्री, एंड द सेकंड कार्बन हैज थ्री मोर हाइड्रोजन एटम्स, so there are total of six hydrogen atoms with these two carbon atoms। तो इथेन में टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स कितने होंगे, सिक्स। इसी तरह अगर हम थर्ड एल्केन की बात करें तो थर्ड एल्केन का जो नाम होगा वो क्या होगा, प्रोप। और उसका जो फैमिली नेम है वो है एन। तो प्रोप शोस थ्री कार्बन एटम्स। प्रोप का मतलब क्या है, प्रोप मींस वी हैव हाउ मेनी नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, थ्री कार्बन एटम्स। और एन ये शो कर रहा है कि इसका जो फैमिली नेम है वो एल्केन है।
तो ये प्रोपेन एक अल्केन बन जाएगा। इसमें कितने कार्बन एटम्स होंगे? 3 कार्बन एटम्स। और इन तीनों कार्बन एटम्स के बीच में कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होगा। अभी जो फर्स्ट कार्बन एटम है इसके देखो राइट वाले कार्बन के साथ एक बॉन्ड बना हुआ है, बाकी और कितने बॉन्ड बनाने हैं इसने? 3 बॉन्ड बनाने हैं, तो वो 3 बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ बनाएगा। अभी जो मिडिल वाला कार्बन है इसका लेफ्ट वाले कार्बन के साथ एक बॉन्ड बना हुआ है और राइट वाले कार्बन के साथ एक बॉन्ड बना हुआ है। तो इसमें और कितने हाइड्रोजन लगाने पड़ेंगे 4 कोवलेंट बॉन्ड पूरे करने के लिए? वी नीड 2 more hydrogens bonded to this carbon atom। इसी तरह जो लास्ट वाला कार्बन एटम है इसके साथ कितने हाइड्रोजन एटम्स आएंगे? 3 हाइड्रोजन एटम, जब जाके इसके 4 कोवलेंट बॉन्ड्स पूरे होंगे। तो इस पूरे मॉलिक्यूल में प्रोपेन में वी हैव 3 कार्बन एटम्स। और अगर आप हाइड्रोजन काउंट करो प्रोपेन के, तो हाउ मेनी हाइड्रोजन एटम्स आर देयर? फर्स्ट कार्बन एटम के साथ वी हैव 3 हाइड्रोजन, देन 4 5 6 7 8। So there are total of 8 hydrogen atoms with these 3 carbon atoms। तो ये मोलिकुलर फॉर्मूला हो जाएगा प्रोपेन का। मोलिकुलर फॉर्मूला समझते हो ना, जिस जो बताता है कि किस मॉलिक्यूल में कितने नंबर ऑफ एटम्स है। मोलिकुलर फॉर्मूला शोज ऑल द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ऑल द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल। अभी ये मैं मोलिकुलर फॉर्मूला की डेफिनेशन भी लिखवा दूंगा आपको। अच्छा, अब ये जो एल्केन्स हैं इनके जो फॉर्मूला है ना, मोलिकुलर फॉर्मूला, ये हमें याद नहीं करना है, ये हमें बनाना सीखना है। अब एल्केन का मोलिकुलर फॉर्मूला कैसे बनता है? देखो, जैसे मैथ्स में आप एक फॉर्मूला लिखते हो ना, उसमें अगर आप एक्स की वैल्यूज पुट करोगे तो वैल्यूज आती जाती हैं। इसी तरह हर एल्केन का एक जनरल फॉर्मूला होता है, इसको हम कहते हैं जनरल फॉर्मूला ऑफ एल्केन्स। अब ये जनरल फॉर्मूला क्या होता है? जनरल फॉर्मूला जो होता है हमारा बेसिकली ये लिखते हैं हम लोग इस तरह से, CnH2n+2। अब इसमें n क्या है? n इज द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन अ मॉलिक्यूल। अब अगर मैं आपसे कहता हूं कि मुझे फर्स्ट एल्केन का मोलिकुलर फॉर्मूला बनाना है, फर्स्ट एल्केन का नाम क्या होगा? मीथ होगा इसके साथ, और इसका फैमिली नेम एन है, तो वो मिथेन हो जाएगा। इसमें वी हैव हाउ मेनी कार्बन एटम? मीथ मींस 1 कार्बन एटम, तो जो एन की वैल्यू है वो क्या हो जाएगी? 1। तो इस जनरल फॉर्मूला में हम एन की जगह पे क्या रखेंगे? 1 रखेंगे, तो मीथेन का फॉर्मूला बन जाएगा। देखो, कार्बन के नीचे लिखा हुआ है एन, हाइड्रोजन के नीचे लिखा हुआ है 2n+2। तो जैसे आप मैथ्स में वैल्यूज पुट करके, वैल्यू फॉर्मूला में कोई वैल्यू पुट करके आंसर निकालते हो ना, बिल्कुल इसी तरह करना है। ठीक है, तो n में वी हैव 1। n की वैल्यू अगर हम 1 रखेंगे तो कार्बन हो जाएगा 1। हाइड्रोजन में अगर n की जगह पे हम 1 रखेंगे तो 2 × n है ना, तो n की जगह पे 1 रखेंगे तो हो जाएगा 2 × 1+2। तो कार्बन कितना हो गया? 1। और 1 हम फॉर्मूला में लिखते नहीं है, मतलब कुछ नहीं लिखा हुआ, कोई नंबर नहीं लिखा हुआ, इट मीन्स के बाय डिफॉल्ट वो 1 है। हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे? 2 × 1 = 2 + 2, तो ये हो जाएगा 4। तो ये हमारे पास फॉर्मूला बन जाएगा मीथेन का, याद नहीं करना है। इसी तरह अगर मैं आपसे कहूं कि इथेन का फॉर्मूला बनाना है, तो इथेन में कितने नंबर ऑफ कार्बन एटम्स होंगे? ईथ मींस वी हैव 2 कार्बन एटम्स, तो n की जगह पे हम क्या वैल्यू रखेंगे? 2 रखेंगे। तो जब आप इसमें n की जगह पे 2 रखोगे तो जनरल फॉर्मूला सेम रहेगा सारे एल्केन्स का, बस आप इसमें n की जगह पे 2 रख दोगे तो हमारे पास जो फॉर्मूला आ जाएगा वो हो जाएगा C2, 2 × 2 + 2। ये फॉर्मूला बन जाएगा C2, 2 2 4 + 2 C2H6। तो ये इथेन का फॉर्मूला बन गया। अब चाहे मैं कितना भी बड़ा आपको एल्केन का फॉर्मूला बनाने के लिए क्यों ना कह दूं, आप बना सकते हो इस फॉर्मूला से। जैसे अगर मैं आपको कहूं कि पेंटेन का फॉर्मूला बनाते हैं, चलो, तो पेंटेन में पेंट मींस वी मस्ट हैव 5 कार्बन एटम्स, तो एन की जगह पे आप क्या वैल्यू रखोगे? 5 रखोगे। तो जरा बनाओगे, जनरल फॉर्मूला सेम यूज करना है सारे एल्केन्स के लिए, तो एन की जगह पे 5 रख दो और बताओ क्या फॉर्मूला बन रहा है? C5। हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे? 2 × 5 + 2, ये हो जाएगा C5। 2 5 = 10 + 2 = 12। सही है हसन, बनाएंगे अभी सारे दोबारा से बनाएंगे, अभी तो हम सिर्फ इंट्रोडक्शन ले रहे हैं फॉर्मूले का। अभी समझ आई बात यहाँ तक?
इसी तरह फॉर एग्जाम्पल मैं आपको पेंटेन से आगे तो याद नहीं करना है, लेकिन मैं आपको कहूँ कि हमारे पास एक एल्केन है ऑक्टेन। ठीक है, ऑक्टेन में वी हैव 8 कार्बन एटम्स। तो इसमें जो एन की वैल्यू रखोगे वो क्या रखोगे, 8 रखोगे। तो ऑक्टेन का अगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आपसे बनाने के लिए कहा जाए, जो कहा जा सकता है, ठीक है, क्योंकि जनरल फॉर्मूला से आप कोई भी अल्केन बना सकते हो। नाम याद नहीं करवा रहा आपसे, लेकिन वो आपसे पूछ सकता है कि फॉर्मूला बना के दे। तो इसमें जब एन की जगह पे आप 8 रखोगे, तो सिंपल मैथ्स है ना, 2 × 8 + 2, तो ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा, C8, 8 × 2 = 16 + 2 = 18। इसी तरह लेट से मैं आपसे कहूँ कि मेरे पास एक अल्केन है जिसमें टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम जो है वो 15 है, मतलब एन की वैल्यू क्या हो जाएगी, 15। नाम नहीं पूछ रहा आपसे इसका, लेकिन क्या आप इस एल्केन का फॉर्मूला बना सकते हो, बिल्कुल बना सकते हो। जनरल फॉर्मूला आपको पता है, बस एन की जगह पे आपने 15 रखना है, हाइड्रोजन जहाँ पे 2 × 15 + 2, तो ये मोलिकुलर फॉर्मूला क्या बन जाएगा, C15। 2 × 15 = 30 + 2 = 32, तो C15H32। समझ आई बात यहाँ तक। हाँ भाई, आगे बढ़ते रहे। कॉपी कर रहे हो तो कॉपी कर लो उसको, लेकिन साथ साथ बनाओ जरूर कैलकुलेटर। वैसे खैर ये तो सिंपल कैलकुलेशन है, कैलकुलेटर की नीड नहीं है। चले हसन, आगे बढ़े, हो गया। ओके। अच्छा देखो, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला वो फॉर्मूला होता है जो सारे नंबर ऑफ एटम्स बताएगा हमारे। इसकी डेफिनेशन बनेगी अ फॉर्मूला। अब ये डेफिनेशन पूछेगा नहीं, आपकी अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए लिखवा रहा हूँ। अ फॉर्मूला दैट शोज all the atoms of all the elements in a molecule। एक फॉर्मूला भी हम देखेंगे, डिस्प्लेट फॉर्मूला। डिस्प्लेट फॉर्मूला बेसिकली क्या होता है, इट इज अ फॉर्मूला that shows all the bonds between all the atoms present in a molecule। अभी हम बनाएंगे ना डिस्प्लेट फॉर्मूला, तो खुद ही समझ आ जाएगा क्या होता है डिस्प्लेट फॉर्मूला। अच्छा, अभी आगे जो है ना, एक टेबल बनाने जा रहा हूँ। आपने पहले मुझे उस टेबल की हेडिंग्स डालने दो, उसके बाद आप बनाने स्टार्ट करना हो, क्योंकि आपको मोस्ट प्रोबेबली अपनी कॉपी जो है ना वो लैंडस्केप मोड में रखनी पड़ेगी वो बनाने के लिए, क्योंकि उसकी थोड़ी सी हेडिंग ज्यादा है। हम बेसिकली एल्केन्स को बनाएंगे, सारे एल्केन्स को बनाएंगे। और जो शुरू के 5 एल्केन्स है ना, 5 कार्बन एटम्स तक,
उनके ये सारे फॉर्मूला बनाएंगे, मोलिकुलर फॉर्मूला भी बनाएंगे, डिस्क्रीट फॉर्मूला भी बनाएंगे। तो इसमें पहले हम लोग देखेंगे कि किस एल्केन में कितने नंबर ऑफ कार्बन एटम्स हैं। देन उस एल्केन का ऑब्वियसली नेम हम देखेंगे कि नाम क्या होगा उसका। उसके बाद उस एल्केन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बनाएंगे उसके जनरल फॉर्मूला से। फिर उस एल्केन का हम लोग डिस्प्लेट फॉर्मूला बनाएंगे। उसके बाद फॉर्मूला बनाएंगे और फिर हम उसकी स्टेट देखेंगे कि रूम टेम्परेचर पे वो किस स्टेट में है। नहीं आयशा, डिस्प्लेट फॉर्मूला और स्ट्रक्चर फॉर्मूला में डिफरेंस होता है, अभी समझ आ जाएगा आपको। ठीक है, तो मेरे ख्याल से तो आप अपनी कॉपी को जो है ना लैंडस्केप मोड में ले आओ पोर्ट्रेट से, क्योंकि इसमें आपको थोड़ा सा टेबल ब्रॉड बनाना पड़ेगा। डेफिनेशन लिख लो डिस्प्लेट फॉर्मूला की, वो पूछेगा नहीं डेफिनेशन। इसी तरह स्ट्रक्चर फॉर्मूला क्या होता है ये अभी हम पढ़ेंगे ना, तो हमें खुद ही समझ आ जाएगा, इसकी कोई डेफिनेशन पूछनी नहीं है उसने। मैं आपकी सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए लिखवा रहा हूँ। इसके बारे में लिखूंगा ना तो समझ नहीं आएगा क्या है स्ट्रक्चर फॉर्मूला, जब बनाएंगे तो समझ आ जाएगा, आसान सी बात है। ठीक है, ये भी एक फॉर्मूला है जिसमें वी हैव टू शो ऑल दी कार्बन एटम सेपरेटली। मतलब इसके बारे में अगर आप एक पॉइंटर लिखना चाहो तो इट शो ऑल कार्बन सेपरेटली। अभी हम बनाएंगे तो खुद ही समझ आ जाएगा। चलें आगे। अच्छा, अब ये हेडिंग्स जो है वो आप अपने साथ पेज पे लिख लो, क्योंकि इसमें आपको जो है ना इन हेडिंग्स के साथ साथ आपको मेरे साथ साथ ही बना लो तो ज्यादा अच्छा हो जाएगा। लास्ट जो मैंने लिखा है ना ये स्टेट्स है। अभी चलो अब स्टार्ट करते हैं। एल्केन विद ओनली वन कार्बन एटम। जब एक एल्केन में सिर्फ एक कार्बन एटम होगा तो जो हमारी एन की वैल्यू है वो उसमें क्या हो जाएगी, वन। उस एल्केन का नाम कैसे देंगे, देखो वन कार्बन एटम मींस मीथ, और उसका जो फैमिली नेम है एल्केन का वो आ जाएगा एन, तो दैट इज मीथेन। अब इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैसे बनेगा, एन की वैल्यू वन है मीथेन बनाने के लिए, फॉर्मूला आपके पास जनरल फॉर्मूला CnH2n+2 है, तो आप एन की जगह पे क्या रखोगे, वन रखोगे। तो जहां जहां एन है वहां वहां वन रख दो, और इसको जब सॉल्व करोगे तो इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आ जाएगा कार्बन वन एंड हाइड्रोजन, 2 1 2 + 2 इज 4। डिस्प्लेड फॉर्मूला में आपको सारे बॉन्ड शो करने हैं। कार्बन के साथ वी हैव हाउ मेनी हाइड्रोजन इन अ मीथेन मॉलिक्यूल, 4 हाइड्रोजन।
ये हमारे पास बन जाएगा मीथेन। अच्छा, स्ट्रक्चर फॉर्मूला भी इसका बनाते हैं। पहले जरा सेकंड एल्केन पे आते हैं। सेकंड एल्केन क्या होगा? जिसमें वी हैव 2 कार्बन एटम्स, मतलब एन की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2। इसका नेम क्या हो जाएगा? 2 कार्बन को हम कहते हैं ईथ, और इसका जो फैमिली नेम है वो आ जाएगा एन, दैट इज इथेन। इसका मोलिकुलर फॉर्मूला कैसे बनाएंगे? जो हमारे पास जनरल फॉर्मूला है CnH2n+2, उसमें n की जगह पे हम 2 रखेंगे, तो हाइड्रोजन हो जाएंगे 2 × 2 + 2। मोलिकुलर फॉर्मूला वुड बी C2 2 2 4 +2 C2H6। अब क्योंकि ये एल्केन है और इसमें 2 कार्बन एटम्स हैं, तो एल्केन का मतलब है कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, मतलब 2 कार्बन एटम्स के बीच में आप सिर्फ एक ही बॉन्ड बनाओगे। तो बाकी दोनों कार्बन एटम्स के बॉन्ड पूरे करने के लिए आप उनके साथ क्या करोगे? हाइड्रोजन लगाओगे। फर्स्ट कार्बन एटम के साथ वी विल हैव 3 हाइड्रोजन एटम्स, एंड सेकंड कार्बन एटम के साथ भी 3 हाइड्रोजन आएंगे, क्योंकि दोनों कार्बन का एक एक बॉन्ड तो बना हुआ है ना आपस में, तो दोनों कार्बन के और 3 3 बॉन्ड बनाने हैं, तो 3 3 हाइड्रोजन लगेंगे दोनों के साथ। तो ये हमारे पास डिस्प्लेड फॉर्मूला बन जाएगा सेकंड एल्केन का, जिसका नाम है इथेन। इसी तरह हमारे पास जो 3 कार्बन एटम वाला एल्केन है, उसमें n की वैल्यू क्या होगी? 3। उसका नाम क्या होगा? 3 कार्बन एटम्स को हम कहते हैं प्रोप, और क्योंकि हम लोग एल्केन बना रहे हैं तो इसका फैमिली नेम आ जाएगा एन, प्रोपेन। इसका मोलिकुलर फॉर्मूला कैसे बनेगा? n की जगह पे आप रखोगे 3, तो ये हो जाएगा C3 2 × 3 + 2। तो मोलिकुलर फॉर्मूला फॉर प्रोपेन वुड बी C3 2 3 6 + 2 C3H8। अब इसका डिस्क्रीट फॉर्मूला कैसे बनेगा? प्रोपेन हैज 3 कार्बन एटम्स 1 2 3। फर्स्ट कार्बन एटम के साथ 3 हाइड्रोजन आएंगे, सेकंड कार्बन एटम के साथ 2 हाइड्रोजन एटम्स आएंगे, और थर्ड कार्बन एटम के साथ 3 हाइड्रोजन एटम्स आएंगे। क्योंकि देखो, जो सेकंड कार्बन एटम है हमारा, उसके ऑलरेडी 2 कोवलेंट बॉन्ड तो बने हुए ना, एक लेफ्ट वाले कार्बन के साथ और एक राइट वाले कार्बन के साथ, तो इसके मजीद 2 बॉन्ड और बनने हैं, तो 2 हाइड्रोजन इसके साथ बॉन्डेड होंगे, एक ऊपर एक नीचे। इसी तरह जो फर्स्ट वाला कार्बन है, उसका राइट वाले कार्बन के साथ एक बॉन्ड बना हुआ है, तो 3 और बॉन्ड बनने हैं उसके, तो 3 हाइड्रोजन लगा देंगे। इसी तरह जो लास्ट वाला कार्बन है, उसका लेफ्ट वाले कार्बन के साथ एक बॉन्ड बना हुआ है, तो मजीद 3 बॉन्ड और बनने हैं, तो इसके साथ 3 हाइड्रोजन आ जाएंगे। दिस इज प्रोपेन। अच्छा, जरा एक और 2 और एल्केन देखते हैं, फिर स्ट्रक्चर फॉर्मूला इन सबके एक साथ बनाते हैं। उसके बाद हमारे पास 4 कार्बन एटम वाला एल्केन होगा, जिसका नाम क्या हो जाएगा? ब्यूट, और फैमिली नेम उसका एल्केन बना रहे हैं तो एन ब्यूटेन। इसमें एन की वैल्यू क्या हो जाएगी? 4। और जनरल फॉर्मूला हमारे पास CnH2n+2 है, तो n की जगह पे जब हम 4 रखेंगे, तो C4 2 × 4 + 2, तो इसका मोलिकुलर फॉर्मूला क्या बन जाएगा? C4H 2 4 8 + 2 is 10। अब इसका डिस्प्लेट फॉर्मूला में वी हैव 4 कार्बन एटम्स, और जो चारों कार्बन एटम्स है, इनके बीच में कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड ही बनेगा। अब देखो, जो फर्स्ट कार्बन एटम है, इसके एक बॉन्ड बना हुआ है आगे वाले कार्बन के साथ, तो हाउ मेनी मोर बॉन्ड्स इट हैज टू मेक? 3 मोर बॉन्ड। तो इसके साथ हम क्या करेंगे? 3 हाइड्रोजन लगा देंगे। इसी तरह जो हमारा सेकंड कार्बन एटम है, उसके देखो लेफ्ट हैंड साइड पे एक बॉन्ड बना हुआ है फर्स्ट वाले कार्बन के साथ, राइट हैंड साइड पे एक बॉन्ड बना हुआ है थर्ड वाले कार्बन के साथ। तो इसके कितने बॉन्ड बने हुए? ऑलरेडी 2 बॉन्ड बने हुए हैं, तो इसके 2 बॉन्ड और बनने हैं, तो बॉन्ड पूरे करने के लिए हम इसके साथ कितने हाइड्रोजन लगाएंगे? 2 हाइड्रोजन एटम। सिमिलरली जो हमारा थर्ड कार्बन एटम है, उसके भी देखो लेफ्ट हैंड साइड पे एक बॉन्ड बना हुआ है कार्बन के साथ, राइट हैंड साइड पे भी एक बॉन्ड बना हुआ है कार्बन के साथ। इसके भी मजीद 2 बॉन्ड और बनने हैं, तो इसके साथ हम कितने हाइड्रोजन लगाएंगे? 2 हाइड्रोजन। क्योंकि हर कार्बन के 4 हाइड्रोजन लगाऊंगा, तो फर्स्ट कार्बन के साथ we will add 3 hydrogen atoms, second carbon will have 2 hydrogen atoms, third carbon will also have 2 hydrogen atoms, and the last carbon will have 3 hydrogen atoms.
राइट, क्लियर है यहाँ तक? तो किसी को भी कंफ्यूजन नहीं है? अगर कोई कंफ्यूजन है तो अभी पूछ लो, तो आगे बढ़ जाएंगे, वरना ना। देन एल्केन विथ 5 कार्बन एटम्स, तो उसको हम क्या कहेंगे? पेंटेन। उसका जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बनेगा, एन की जगह पे जब हम 5 रखेंगे तो C5, 2 × 5 + 2, तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला वुड बी C5H12। इसमें भी है 5 कार्बन एटम्स, 1 2 3 4 5। फर्स्ट कार्बन एटम का हमारे पास 3 हाइड्रोजन आएंगे। सेकंड कार्बन एटम के पास 2 हाइड्रोजन आएंगे। थर्ड कार्बन के पास भी 2 हाइड्रोजन लगेंगे। फोर्थ कार्बन के भी 2 हाइड्रोजन, और जो लास्ट कार्बन है उसका लेफ्ट वाले कार्बन के साथ एक बॉन्ड बना हुआ है, तो 3 हाइड्रोजन। असल में टाइम दूंगा लिखने का, ठीक है? तो ये इनके हमने नेम देखे, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देखे और डिस्प्लेट फॉर्मूला देखे। अब जरा आ जाते हैं इनके स्ट्रक्चरल फॉर्मूला पे। देखो, डिस्प्लेट फॉर्मूला और स्ट्रक्चरल फॉर्मूला में डिफरेंस क्या है? डिस्प्लेट फॉर्मूला में आप सारे बॉन्ड शो करते हो, कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड भी शो कर रहे हो, कार्बन कार्बन बॉन्ड भी शो कर रहे हो। अब देखो, सबसे अच्छी इंफॉर्मेशन हमें कौन दे रहा है? डिस्प्लेट फॉर्मूला दे रहा है, राइट? क्योंकि वो सारे एटम्स को भी शो कर रहा है उस मॉलिक्यूल में, और उन एटम्स के बीच में जितने भी बॉन्ड्स हैं उनको भी शो कर रहा है। किसी दो एटम्स के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो वो भी शो कर रहा है। कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्ड है वो भी शो कर रहा है, कार्बन हाइड्रोजन एटम्स के बीच में बॉन्ड है तो वो भी शो कर रहा है। तो सबसे अच्छी इंफॉर्मेशन तो मुझे डिस्प्लेट फॉर्मूला दे रहा है ना। लेकिन प्रॉब्लम क्या है डिस्प्लेट फॉर्मूला में? टाइम कंज्यूमिंग है, बनाने में टाइम लगेगा, ठीक है? क्योंकि इतने सारे हाइड्रोजन लगाने हैं, तंग आ जाओगे हाइड्रोजन लगाते लगाते। तो इसका जो शॉर्ट हैंड रूल है, मतलब जो क्विक मेथड है, वो है स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। स्ट्रक्चरल फॉर्मूला में हम लोग क्या करते हैं? हम लोग सारे कार्बन तो अलग अलग शो करेंगे, लेकिन हर कार्बन के साथ, जैसे इथेन में फर्स्ट कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन एटम्स लगे हुए हैं, तो हम तीनों हाइड्रोजन एटम अलग अलग नहीं बनाएंगे, बल्कि इनको कंडेंस करके एक साथ लिख देंगे। क्या मतलब है इस बात का? जैसे इथेन का अगर मुझे स्ट्रक्चर फॉर्मूला लिखना होगा, तो इसमें 2 कार्बन एटम है। फर्स्ट कार्बन एटम के साथ वी हैव 3 हाइड्रोजन, तो हम इस तरह से लिख देंगे CH3। देन सेकेंड कार्बन एटम, तो फिर आगे एक बॉन्ड है कार्बन कार्बन का, और इसके साथ भी हम लिख देंगे CH3। इसमें देखो, ये जो फर्स्ट कार्बन है इसके साथ 3 हाइड्रोजन लगे हुए हैं। अच्छा, आगे जो मैंने एक डंडी बनाई है ना, ये बॉन्ड शो कर रहा है इन बिटवीन 2 कार्बन एटम्स। अब इस बॉन्ड का मतलब ये नहीं है कि ये हाइड्रोजन ने, जो 3 हाइड्रोजन है, इन्होंने बॉन्ड नहीं बनाया हुआ आगे कार्बन के साथ, क्योंकि हाइड्रोजन तो बॉन्ड बना ही नहीं सकता ना एक से ज्यादा। अगर फर्स्ट कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन है, तो इट मीन्स कि इन तीनों हाइड्रोजन ने कार्बन के साथ बॉन्ड बनाया है। स्प्लिट फॉर्मूला से ये बात समझ आ रही है ना? और ये जो आगे मैंने बॉन्ड बनाया हुआ है, ये बेसिकली आगे वाले कार्बन के साथ है, कार्बन का कार्बन के साथ बॉन्ड है, और फिर नेक्स्ट कार्बन के भी अपने 3 हाइड्रोजन। अगर मैं कार्बन कार्बन बॉन्ड भी ना शो करूं इसमें, मतलब इसका स्ट्रक्चर फॉर्मूला हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं। ये मैंने CH3 लिखा, उसके बाद एक और CH3 लिख दिया। तो इसमें ऑब्वियस है कि इन 2 कार्बन एटम्स के बीच में एक सिंगल बॉन्ड होगा, क्योंकि फर्स्ट कार्बन एटम के साथ देखो 3 हाइड्रोजन लगे हुए हैं। अब 3 हाइड्रोजन लगे होने का क्या मकसद है? कि इसके 3 बॉन्ड तो बने हुए हैं, तो चौथा बॉन्ड कहाँ होगा? फर्स्ट कार्बन का सेकंड वाले कार्बन के साथ एक बॉन्ड होगा, जो कि इस स्ट्रक्चर फॉर्मूला में कार्बन एटम का पीछे वाले कार्बन के साथ एक बॉन्ड है, और बाकी 3 बॉन्ड उसके 3 हाइड्रोजन के साथ बने हुए हैं, जो उसके साथ CH3 लिखा हुआ है। फॉर्मूला रीड करने आने चाहिए। अगर आपसे वो कहता है बना दो स्ट्रक्चर फॉर्मूला, तो आपकी मर्जी, आप कोई भी बना सकते हो, लेकिन आपको रीड दोनों करने आने चाहिए। यूजुअली जो सेकंड मेथड है ना, इस तरह से स्ट्रक्चर फॉर्मूला गिवन होता है क्वेश्चंस में, तो आपको देख के समझ आना चाहिए कि इसमें तो कार्बन जो एटम जो है उनके बीच में सिंगल बॉन्ड होगा। ठीक है, अभी प्रोपेन का जरा स्ट्रक्चर फॉर्मूला बताओ मुझे। बता तो नहीं सकते, खैर खुद सोचो जहन में और बताओ कि यही सोच रहे थे या नहीं सोच रहे थे। प्रोपेन में टोटल हसन कार्बन कितने हैं? वी हैव 3 कार्बन एटम्स। तो जो फर्स्ट कार्बन एटम है उसके साथ कितने हाइड्रोजन एटम्स अटैच्ड हैं? 3। तो मैं कार्बन लिखूंगा, उसके साथ 3 हाइड्रोजन।
अब मैंने इसको नंबरिंग कर देता हूँ ताकि इजिली हम बात कर सकें इनके बारे में। अब प्रोपेन में वी हैव 1 2 3 कार्बन एटम्स, राइट। फर्स्ट कार्बन एटम हैज 3 हाइड्रोजन अटैच्ड टू इट, हमने C के साथ H3 लिख दिया, CH3। अब फर्स्ट कार्बन एटम का सेकंड कार्बन एटम के साथ एक बॉन्ड बना हुआ है, तो उसको हम किस तरह से शो कर सकते हैं? एक बॉन्ड बना दो, एक डंडी बना दो। अब जो सेकंड कार्बन एटम है उसके साथ कितने हाइड्रोजन है? 2 हाइड्रोजन एटम्स है, CH2 लिखेंगे। फिर वी हैव थर्ड कार्बन एटम, उसके साथ कितने हाइड्रोजन है? 3 हाइड्रोजन एटम, CH3। ये जो मैं कार्बन कार्बन बॉन्ड शो कर रहा हूँ ना बीच में, अगर मैं ये ना शो करूं, मतलब इसकी जगह अगर मैं सिर्फ ये स्ट्रक्चर फॉर्मूला इस तरह से लिख दूं, CH3 CH2 एंड CH3, तो ये बात भी सेम चीज है। इसमें ऑब्वियस है कि फर्स्ट कार्बन के साथ अगर 3 हाइड्रोजन लगे हुए हैं तो फर्स्ट कार्बन का एक ही बॉन्ड आगे बन सकता है आगे वाले कार्बन के साथ। इसी तरह सेकंड कार्बन के साथ अगर 2 हाइड्रोजन लगे हुए हैं तो इसका मतलब है कि सेकंड वाले कार्बन का पीछे वाले कार्बन के साथ एक बॉन्ड है और आगे वाले कार्बन के साथ एक बॉन्ड बना हुआ है। इसी तरह जो थर्ड कार्बन है उसके साथ अगर 3 हाइड्रोजन लगे हुए हैं तो इट मीन इसका पीछे वाले कार्बन के साथ एक बॉन्ड होगा। तो स्ट्रक्चर फॉर्मूला भी इन पूरा स्ट्रक्चर बताने के लिए किसी भी एल्केन मॉलिक्यूल का। इसी तरह ब्यूटेन का अगर आपसे स्ट्रक्चर फॉर्मूला पूछा जाए तो ब्यूटेन का स्ट्रक्चर फॉर्मूला क्या होगा? इसके पास टोटल 4 कार्बन एटम्स हैं। फर्स्ट कार्बन एटम के साथ देयर आर 3 हाइड्रोजन CH3, सेकंड कार्बन हैज 2 हाइड्रोजन एटम CH2, थर्ड कार्बन हैज 2 हाइड्रोजन एटम CH2, देन फोर्थ कार्बन एटम हैज 3 हाइड्रोजन CH3। तो CH3 CH2 CH2 एंड देन CH3। इसी तरह पेंटेन में वी हैव 5 कार्बन एटम। फर्स्ट कार्बन एटम has 3 hydrogen CH3, second carbon atom CH2, थर्ड कार्बन एटम CH2, फोर्थ कार्बन एटम के साथ भी 2 हाइड्रोजन है, लेकिन जो लास्ट कार्बन एटम है उसके साथ 3 हाइड्रोजन है, CH3 देन CH2 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 एंड देन CH3। अब देखो अभी भी ना बहुत ज्यादा लिखना पड़ रहा है मुझे। जैसे पेंटेन में बीच में कितने का CH2 आ रहे हैं? 3 बार CH2 आ रहा है। तो इसको पता है हम और शॉर्ट करके किस तरह से लिख सकते हैं? हमने फर्स्ट CH3 लिखा, उसके बाद लगाया एक ब्रैकेट, और ब्रैकेट में हमने CH2 लिखा और ब्रैकेट क्लोज करके उसके बाहर लगा दिया 3। तो ये शो कर रहा है कि ऐसे बीच में 3 CH2 हैं। तो ये और जल्दी लिख देंगे हम इस तरह से करके। अब कुछ स्टूडेंट सोचेंगे कि ये जो CH3 हमने लिखे हैं लेफ्ट और राइट पे, इनको भी अगर हम ब्रैकेट में डाल के इसके बाहर 2 लिख दें, तो देखो इसको इस तरह से करने से ना एक प्रॉब्लम हो जाएगी। हमें ऐसा लगेगा अगर मैं इस तरह से लिखूंगा ना, CH3 को भी ब्रैकेट में डाल के 2 लिख दूंगा, तो ऐसा लगेगा ये 2 CH3 ना आपस में बॉन्ड बनाया हुआ है, जो कि गलत है। CH3 का, पहले वाले CH3 का और लास्ट वाले CH3 का, इनके कार्बन का आपस में तो कोई बॉन्ड नहीं है ना, एक लेफ्ट हैंड पर है और एक राइट हैंड पर है, तो इसलिए हम इनको साथ नहीं लिख सकते। जो कार्बन एक के बाद एक आ रहे हैं ना, कंसेक्यूटिव आ रहे हैं, जो बीच के 3 कार्बन आ रहे हैं वो एक के बाद एक आ रहे हैं, CH2 CH2 CH2, इसलिए हम इनको साथ लिख के ब्रैकेट लगा के उसके बाहर 3 लिख देंगे। तो उसका मतलब यही है कि CH3 है, फिर बीच में 3 CH2 है, CH2 CH2 CH2, देन अगेन लास्ट में CH3 है। इसी तरह मीथेन का स्ट्रक्चर फॉर्मूला हमने नहीं लिखा। भाई मीथेन में एक ही कार्बन है और उस कार्बन के साथ 4 हाइड्रोजन है, अगर इसका स्ट्रक्चर फॉर्मूला लिखोगे तो इसका स्ट्रक्चर फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एक जैसा ही दिखेगा आपको। लेकिन इथेन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देखो, इसमें सारे कार्बन मिला के लिखे हुए हैं, सारे हाइड्रोजन मिला के लिखे हुए हैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में, और स्ट्रक्चर फॉर्मूला में सारे कार्बन अलग अलग लिखे हुए हैं। डिस्प्लेड फॉर्मूला में कार्बन भी अलग अलग है और हाइड्रोजन और कार्बन के बीच के भी बॉन्ड शो किए हुए हैं। तो सबसे ज्यादा इंफॉर्मेशन ना सबसे इजीली हमें डिस्प्लेट फॉर्मूला से इंफॉर्मेशन मिलती है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि डिस्प्लेट फॉर्मूला बनाने में बहुत टाइम जाया होता है, इसलिए हम स्ट्रक्चर फॉर्मूला बनाते हैं। ठीक है भाई, अब जरा इसको सब एक साथ अपने पास लिख लो और डाइजेस्ट करो, और कोई सवाल आ रहा है जहन में तो पूछो।
स्टेट्स की बात करते हैं अभी, पहले जरा ये चीजें कर लो। कोई सवाल है किसी का? हाँ, ये बहुत इजी है ऑर्गेनिक। मुझे नहीं पता ऑर्गेनिक कि क्यों आप लोग पैनिक करते हो ऑर्गेनिक से। ऑर्गेनिक इज वेरी इजी, सबसे आसान सबसे अच्छी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। जो मुश्किल पार्ट था वो तो एसिड बेसिस वाला था, मोल्स वाला था, बाकी केमिस्ट्री में तो कुछ भी नहीं है। और ऑर्गेनिक लिटरली एंजॉय करोगे पढ़ते हुए। अच्छा जी, अब बात कर लेते हैं इनकी स्टेट्स की। स्टेट्स क्या होती है भाई, आपको पता है ना, स्टेट होता है सॉलिड, लिक्विड या गैस। ठीक है। अब अगर मैं एल्केन्स की स्टेट की बात करूं आपसे, तो जो फर्स्ट एल्केन है मीथेन। मीथेन क्या होता है? मीथेन जो आपके पास कुकिंग गैस होती है घरों में, जो सुई गैस आती है, वो क्या है? मीथेन है। इसी तरह इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, ये कौन सी गैसेज हैं? ये एलपीजी जो होती है, सिलेंडर वाली गैस जो होती है, ये सारे फ्यूल्स हैं, जलते हैं ये। और मीथेन का स्टेट क्या होता है? रूम टेम्परेचर पे स्टेट पूछ रहा हूं मैं आपसे। मीथेन जो होती है वो क्या होती है? गैस होती है। ठीक है, मीथेन इज अ गैस एट रूम टेम्परेचर। इथेन इज ऑल्सो अ गैस एट रूम टेम्परेचर। प्रोपेन इज ऑल्सो अ गैस एट रूम टेम्परेचर। ब्यूटेन इज ऑल्सो अ गैस एट रूम टेम्परेचर। लेकिन जो पेंटेन है ना, वो लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर पे। बस आपने ये स्टेट्स याद रखना है कि पेंटेन इज द फर्स्ट एल्केन टू बी लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। उसके नीचे जो एल्केन्स आएंगे वो भी लिक्विड होंगे। एक वक्त आएगा कि कार्बन एटम बढ़ते जाएंगे, तो जो और हैवियर एल्केन्स होंगे वो सॉलिड होंगे फिर। बेसिकली ये जो एल्केन्स है ना, ये सारे एज अ फ्यूल यूज होते हैं। जो हम लोग जमीन से क्रूड ऑयल निकालते हैं, जिसको हम पेट्रोलियम कहते हैं, उसमें से तो ये सारे एल्केन्स निकलते हैं। जैसे जैसे कार्बन एटम बढ़ता जाएगा, जो हमारा एल्केन का फ्रैक्शन होता है वो हैवी होता जाता है। ठीक है, ये हम आगे अभी बातें करेंगे ये सारी बातें। अभी मुझे बताओ, टेबल बन गया है पूरा, आगे बढ़े। हाँ हाँ, टाइम ले लो बेटा, लिख लो, दे रहा हूँ टाइम। थोड़ा अपनी राइटिंग स्पीड पे भी तवज्जो दो ना। मैं तो कह रहा हूँ दोनों हाथों से लिखा करो एक साथ। डन। गाइस हो गया, लिख लिया है आप लोगों ने? हसन, चले आगे।
हसान, सॉरी। हमारे पास आई थिंक तीन, एक हसन है, एक हसान है, दो हसान है। ओके भाई, चलो। नेक्स्ट देखो, ये जितने भी एल्केन्स है ना, ये सारे एक ही फैमिली के मेंबर्स हैं। ठीक है, और इस पूरी फैमिली को हम लोग कहते हैं होमोलोगस सीरीज। दिस इज नोन एज होमोलोगस सीरीज ऑफ एल्केन्स। होमोलोगस सीरीज बेसिकली क्या होती है, इसमें जितने भी मेंबर्स है ना, वो सारे मेंबर्स जो है उनमें कुछ चीजें कॉमन होती हैं। तो कॉमन क्या होती हैं? देखो, मेंबर्स ऑफ a homologous series have same जनरल फॉर्मूला। सारे के सारे एल्केन्स का फॉर्मूला आपने एक ही जनरल फॉर्मूला से बनाया ना, तो दे हैव सेम जनरल फॉर्मूला एंड सेम केमिकल प्रॉपर्टीज। अब केमिकल प्रॉपर्टीज को हम लोग केमिकल रिएक्शंस भी कहते हैं। मतलब जितने भी एल्केन्स है ना, उनके केमिकल रिएक्शंस एक जैसे होते हैं। ठीक है, वो आगे हम इनके केमिकल रिएक्शंस देखेंगे। लेकिन डिफरेंस क्या होता है इनमें? बट देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज changes gradually down the series। अब फिजिकल प्रॉपर्टीज में हमारे पास कौन सी प्रॉपर्टीज आ जाती हैं? मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट। एल्केन्स के केस में हमारे पास कुछ डिफरेंट नई फिजिकल प्रॉपर्टीज आपको इंट्रोड्यूस करवाते हैं अभी। देखो, अगर हम इनकी फैमिली देखें ना, तो पहला जो हमारा मेंबर है एल्केन फैमिली का, वो है मीथेन, CH4। फिर है इथेन, C2H6। फिर है प्रोपेन, C3H8। फिर है ब्यूटेन, C4H10। फिर है पेंटेन, C5H12। तो फ्रॉम फर्स्ट मेंबर टू द सेकंड मेंबर अगर आप देखो, तो इसमें एक कार्बन इंक्रीज हो रहा है और दो हाइड्रोजन इंक्रीज हो रहा है। सारे मेंबर्स में देयर इज एन इंक्रीज इन वन कार्बन एटम एंड टू हाइड्रोजन एटम, वन कार्बन एटम एंड टू हाइड्रोजन एटम। तो इसका जो होमोलोगस सीरीज का फर्स्ट पॉइंट बनेगा, वो ये बनेगा, ईच मेंबर डिफर बाय CH2। मतलब डिफर मतलब क्या डिफरेंस है इन सबके फॉर्मूला में? एक कार्बन इंक्रीज हो रहा है और दो हाइड्रोजन इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, दे हैव सेम जनरल फॉर्मूला, वो बात हमने ऊपर कर ली है। केमिकल प्रॉपर्टी सबकी सेम होती हैं। अब जब केमिकल रिएक्शंस देखेंगे तो हमें खुद ही समझ आ जाएगा कि क्या क्या केमिकल रिएक्शंस हैं इनके। फिजिकल प्रॉपर्टीज जो होती है ना, डाउन द सीरीज वो चेंज होती है। अब फिजिकल प्रॉपर्टीज में कौन कौन सी प्रॉपर्टीज आती हैं, जरा वो देखते हैं। देखो, फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंज होती हैं, और वो फिजिकल प्रॉपर्टीज हमारे पास कौन कौन सी होती हैं? सबसे पहली, देयर बॉइलिंग पॉइंट्स इंक्रीजेस। इसको ना हम यहाँ लिख लेते हैं। देयर बॉइलिंग पॉइंट्स इंक्रीजेस डाउन द सीरीज। अब बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होते हैं। अब हमें पता है मीथेन गैस है, इथेन गैस है, प्रोपेन गैस है, ब्यूटेन गैस है, पेंटेन जो है वो लिक्विड है रूम टेम्परेचर पे। इट मीन्स के बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो रहा है ना। अब बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होने का रीजन क्या होता है, वो रीजन भी पूछता है आपसे। तो आप इसका रीजन क्या लिखोगे? बिकॉज, बल्कि इस तरह से लिखो, एज molecular mass
increases intermolecular forces between the molecules become stronger. देखो ये जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं ना, ये सिंपल मॉलिक्यूल्स होते हैं, सिंपल मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर होते हैं। और जब भी आप किसी सिंपल मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर को मेल्ट या बॉयल करवाते हो, तो आप इनके कोवलेंट बॉन्ड्स ब्रेक नहीं करते हो, आप हमेशा क्या करते हो, तो इन मॉलिक्यूल्स के बीच में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती है ना, जिनको हमने बॉन्डिंग में वैन डर वाल्स फोर्सेस के नाम से भी पढ़ा था, तो इन वैन डर वाल्स फोर्सेस को ब्रेक करना पड़ता है। अब वो एल्केन जिसका मास ज्यादा होता है, तो उन एल्केन मॉलिक्यूल्स के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ज्यादा स्ट्रॉन्गर होती हैं। अगर वो ज्यादा स्ट्रॉन्गर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ब्रेक करनी होगी, तो ज्यादा हीट एनर्जी देनी पड़ेगी। मतलब वो एल्केन जिनका मॉलिक्यूलर मास ज्यादा है, उनका उनके मॉलिक्यूल्स के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ज्यादा स्ट्रॉन्गर होंगी, और उनको ब्रेक करने के लिए ज्यादा हीट एनर्जी देनी पड़ेगी, तो उन एल्केन मॉलिक्यूल का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को आपने वैन डर वाल्स फोर्स के नाम से भी पढ़ा था बॉन्डिंग में, तो आप चाहो तो इसको वैन डर वाल्स फोर्सेस भी लिख लो ब्रैकेट में, ताकि याद रहे। अच्छा जी, जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वो है हमारे पास इनकी फ्लेमेबिलिटी। देयर फ्लेमेबिलिटी डिक्रीजेस सीरीज। अब फ्लेमेबिलिटी क्या होती है? फ्लेमेबिलिटी होती है एबिलिटी टू बर्न। अब ये एल्केन्स जो होते हैं वो सारे के सारे एज अ फ्यूल यूज हो रहे होते हैं। भाई जो आपका मीथेन है, वो नेचुरल गैस है जो घरों में चूल्हे पे आती है ना, तो वो भी बर्न होती है। इसी तरह अगर हम बात करें इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन की, ये आप हमारे पास सिलेंडर वाली गैस होती है, एलपीजी। और नीचे आ जाओगे ना, जैसे ऑक्टेन होता है, 8 कार्बन एटम वाला जो एल्कीन है ऑक्टेन, ये क्या है? ये पेट्रोल है। ठीक है, तो ये भी फ्यूल यूज होता है। नीचे आ जाओगे, हमारे पास जो 14-15 कार्बन एटम वाले एल्केन होते हैं वो डीजल होते हैं। और नीचे आ जाओगे 17 कार्बन ऑनवर्ड्स, 18-19 कार्बन एटम वाले जो एल्केन होते हैं वो क्या होते हैं? कोल होते हैं। जो आपने ज्योग्राफी में पढ़ा होगा ना, पीट, एंथ्रेसाइड, ये सब जलेगा, जो सबसे कम मॉलिक्यूलर मास वाला एल्केन होगा। ठीक है, उसके बाद मुश्किल से कौन जलेगा? जिसका मॉलिक्यूलर मास ज्यादा होगा। इथेन मुश्किल से जलेगा, प्रोपेन और मुश्किल से जलेगा। इसी तरह ऑक्टेन, पेट्रोल, वो और मुश्किल से जलेगा। मतलब वैसे तो बहुत फ्लेमेबल होता है पेट्रोल, लेकिन अगर मीथेन से कंपेयर करेंगे तो उससे मुश्किल से जलेगा। डीजल और मुश्किल से जलेगा। जितना हैवियर एल्केन मॉलिक्यूल होगा वो उतना मुश्किल से जलेगा। तो डाउन द सीरीज देयर एबिलिटी टू बर्न डिक्रीज होती है, और इन अदर वर्ड्स वी कैन से डाउन द सीरीज देयर फ्लेमेबिलिटी डिक्रीज हो रही होती है। रामीन बेटा, ये जो वेंडरवॉल फोर्स है वो इंटरमोलिकुलर फोर्स को ही कहते हैं। आपको इंटरमोलिकुलर फोर्स का कॉन्सेप्ट याद है क्या होता है? जो सिंपल मॉलिक्यूलर कंपाउंड्स होते हैं हमारे पास, जो सिंपल मॉलिक्यूल्स होते हैं, उनके बीच में इंटरमोलिकुलर फोर्सेस होती हैं। रिमेंबर, जैसे हम कहते थे कि भाई जो वाटर के दो मॉलिक्यूल्स हैं, उनको अगर हमने दूर दूर करना है, मतलब वाटर का अगर चेंज ऑफ स्टेट करवाना है, आइस से लिक्विड वाटर में जाना है या वाटर से स्टीम में जाना है, तो हम हाइड्रोजन बॉन्ड थोड़ी ना ब्रेक कर रहे होते हैं वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में। हम क्या करते हैं, दो वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस थी, इनको हमने इंटरमोलिकुलर फोर्सेस के नाम, दो नाम है, तो इनको हम ब्रेक कर रहे होते हैं। सही है। हसन, मिट्टी का तेल जो है ना, वो हमारा उसमें आता है, पैराफिन में आता है। ब्यूटेन से नीचे होता है वो हम फ्रैक्शंस में पढ़ेंगे। अच्छा जी, इनकी जो अल्केन्स की जो थर्ड प्रॉपर्टी डाउन द सीरीज चेंज हो रही होती है, वो इनकी होती है विस्कोसिटी। देयर विस्कोसिटी increases
डाउन द सीरीज। अब विस्कोसिटी से क्या मतलब है? विस्कोसिटी इज होती है हिंड्रेंस टू द फ्लो। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे कहूं कि हमारे पास वाटर है और हनी है, मतलब पानी है और शहद है, तो मुश्किल से कौन फ्लो करेगा, मतलब कौन ज्यादा थिक है या विस्कस है या गाढ़ा है? मोर विस्कस बिकॉज इट इज लेस लाइकली टू फ्लो। जो ज्यादा थिक होता है, जो मुश्किल से फ्लो करता है, उसको हम कहते हैं फ्लो ज्यादा है। ठीक है, तो जैसे वो हैवियर होंगे और जो हैवियर होंगे वो मुश्किल से फ्लो होंगे। भाई मीथेन गैस है तो गैस तो बहुत इजीली फ्लो करेगी ना। जैसे जैसे नीचे आओगे, ऑक्टेन पेट्रोल है, वो और मुश्किल से फ्लो करेगा क्योंकि वो लिक्विड है। और नीचे आओगे, डीजल और मुश्किल से फ्लो करेगा। फिर और नीचे आओगे, करते करते कोल आ जाएगा जो कि सॉलिड है, तो वो तो फ्लो ही नहीं करेगा। तो डाउन द सीरीज इनकी हिंड्रेंस टू द फ्लो इंक्रीज हो रही है, और हिंड्रेंस टू द फ्लो को हम एक वर्ड कहते हैं विस्कोसिटी। तो डाउन द सीरीज इनकी विस्कोसिटी इंक्रीज हो रही होती है। तो ये फिजिकल प्रॉपर्टीज है, आपको याद रखनी है। बाकी कुछ और प्रॉपर्टीज भी होती हैं अल्केन्स की। जैसे अल्केन्स हमारे पास जो होते हैं वो बहुत ज्यादा अनरिएक्टिव मॉलिक्यूल्स होते हैं। मतलब अल्केन्स के बारे में एक चीज ये भी याद रखना, वाटर डिजोल्व नहीं होगा, ऊपर आ जाएगा, उसके लेस डेंस होता है, ऊपर तैरना शुरू कर देगा लेकिन पानी में डिजोल्व नहीं होगा, तो दैट इज वाटर इनसॉल्युबल। दूसरी बात, दे आर वेरी अनरिएक्टिव, मींस डू नॉट रिएक्ट विद, ना तो वाटर के साथ रिएक्ट होना है उन्होंने, एसिड्स के साथ भी रिएक्ट नहीं होते। डू नॉट रिएक्ट विद वाटर और एसिड्स। सही है। ऑब्वियसली रामीन सब पढ़ेंगे, ब्रोमीन वाटर टेस्ट पढ़ेंगे, एल्कीन्स में आएगा। क्लियर है भाई? यहाँ तक लिख लिया है सबने? नहीं रामीन, अल्केन्स में ब्रोमीन वाटर टेस्ट नहीं होता। हाँ, इट डजंट चेंज कलर। तो वो हम एल्कीन्स में पढ़ेंगे, एल्केन्स और एल्कीन्स दोनों का एल्कीन्स के चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है भाई, डन। देखो अब नेक्स्ट क्लास में ना, आ, आपने ये बहुत अच्छे से रिवाइज करके आना है, स्पेशली ये जो टेबल है ना इसको, क्योंकि आज की क्लास हमने बहुत स्लो चलाई है, क्योंकि बहुत सारी नई चीजें सीख रहे हो ना यहाँ पे। अब जब ये बेसिक्स आपको समझ आ गई ऑर्गेनिक की, तो अब आगे जो है वो हम थोड़ा सा फास्ट लेके चलेंगे चीजों को। ठीक है, कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, ये आपको पता लग गया है। तो अब बार बार ये सारी चीजें डिस्कस नहीं करेंगे। होमोलोगस सीरीज सारी फैमिलीज के साथ पढ़ेंगे। अभी कमिंग क्लास में हम आइसोमेरिज्म पढ़ेंगे, तो वो भी एक नया कॉन्सेप्ट है आपके लिए, तो उसको भी थोड़ा सा स्लो पढ़ेंगे। और जैसे ही अल्केन्स हो जाएगा, फिर उसके बाद सारे चैप्टर्स में ये सारी चीजें ना सेम एज इट इज, मतलब एज इट इज तो सेम नहीं है लेकिन ऑलमोस्ट सेम होती हैं, तो फिर वो जल्दी जल्दी निकलेंगी। बट मेक श्योर कि अब जब कमिंग क्लास में बैठो तो ये सारी चीजें रिवाइज करके बैठना। होमोलोगस सीरीज एल्केन्स की बस यही है। अब एल्कीन्स की अपनी एक होमोलोगस सीरीज होगी। पॉइंट्स सेम, जनरल पॉइंट सेम ही है सबके होमोलोगस सीरीज के। सबके सेम जनरल फॉर्मूला होते हैं। चाहे वो एल्केन्स की होमोलोगस सीरीज है तो एल्केन्स का एक जनरल फॉर्मूला है, अब एल्कीन्स पढ़ेंगे तो उसका अपना एक जनरल फॉर्मूला है। बाकी फिजिकल प्रॉपर्टीज एल्केन्स, एल्कीन्स, अल्कोहल सबकी सेम होती हैं, जो हमने यहाँ पे लिखी है, यही एज इट इज हम लोग एल्कीन्स में भी लिखेंगे।
और डेफिनेशन ऑफ होमोलोगस सीरीज सबके लिए सेम रहेगी, एल्केन्स के लिए भी, एल्कीन्स के लिए भी, अल्कोहल्स के लिए भी, कार्बोक्सिलिक एसिड्स के लिए भी। तो ये चीजें बार बार नहीं सीखनी पड़ेंगी, बस एक उसमें सीख लें तो अब अगली चैप्टर में ये जल्दी जल्दी चीजें देखेंगे दोबारा से। लिख लिया है सबने? खत्म करें क्लास फिर? ओके, जा सकते हो अभी आप लोग। अल्लाह हाफिज।